को यहाँ आना पड़ेगा और चूँकि ये पूरा सेटअप हमने यहाँ पे ही बनाया हुआ है आपके ग्रुप डिस्कशन के पर्पस के लिए। एक्चुअल ग्रुप डिस्कशन सेशंस कंडक्ट किए जाएंगे इन टॉपिक्स पे जो आपको सर एलविन ने इंट्रोड्यूस किए होंगे और इसके अलावा जो बाकी हम समझते हैं इन टॉपिक्स पे। तो पर्पस क्या है आज के इन थियोरेटिकल टॉपिक्स का? हाँ अब्दुल करीम, यही बेटा टाइम की बहुत कमी है। अच्छा, तो बेसिकली जो पर्पस है ना, हमें बहुत कम टाइम मिला है, क्विज़ में भी बहुत कम टाइम मिला, बट अल्हम्दुलिल्लाह जो जितने टाइम में हमने एफ़र्ट की, आप में से बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा हुआ उसका। तो अभी भी कम टाइम में हम एक बेस्ट एफ़र्ट करना चाहते हैं ताकि आप सबको फ़ायदा हो इसका, ठीक है। तो बेसिकली 2 सेशंस मैंने इस तरह डिज़ाइन किए कि एक में सर एलविन थोड़े आके टॉपिक्स इंट्रोड्यूस कर जाए और मैं आपको टेक्निक्स बताऊं ग्रुप डिस्कशन के हवाले से। फिर कल से हम जो है ना एक्चुअल सेशंस यहाँ फिज़िकली कंडक्ट करेंगे कैंपस पे, और उसके लिए जैसे ग्रुप डिस्कशन का एक सेटअप होता है वो हमने बना दिया है। आप कल आएंगे तो आपको इंशाल्लाह एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा जिसमें आप सारे ग्रुप्स में डिवाइड करके आपको एक्चुअल जब सेशंस कंडक्ट होंगे तो आपको रिहर्सल मिल जाएगा। इट्स अ सॉर्ट ऑफ जैसे फुल ड्रेस रिहर्सल होता है ना किसी इवेंट का, तो आपको पहले मिल जाएगा। अब इसका फ़ायदा आपको होगा वो इस तरह के, मैंने भी खुद जब सिविल सर्विस के लिए सीएसएस के लिए गया था तो उसके साथ साथ मेरा एक और एग्ज़ाम चलता था और वो था एमओडी वाला, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एग्ज़ाम नेक ऑन नेक चलता था मेरा सीएसएस के साथ। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट मेरी एमओडी की पहले हुई, तो उसके बाद सीएसएस की हुई, फिर मेरा वहाँ पे इंटरव्यू पहले हुआ, फिर सीएसएस का हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोनों में मैं सिलेक्ट हो गया था, बट मुझे इससे लगा कि जैसे एमओडी मेरे लिए ना एक रिहर्सल था, मतलब तैयारी हो रही थी। वहाँ जो गलतियाँ मैं कर रहा था, वहाँ पे जो चीज़ें मुझे एक्सपीरियंस से समझ आ रही थी कि अच्छा ये यूँ नहीं करना चाहिए था, तो एज अ रिज़ल्ट मेरा सीएसएस का इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। पाकिस्तान में मेरे 3rd हाईएस्ट मार्क्स थे इंटरव्यू में। और ये इसीलिए जो भी आप में से फ़िज़िकली यहाँ आ सकता है कैंपस पे, तो बहुत अच्छा फ़ायदा होगा आपको। और इंशाल्लाह आपको फिर जब आप सेशन में जाएंगे तो उसका आपको एक्सपीरियंस की वजह से थोड़ा आपको आसानी होगी। अच्छा, अब चंद चीज़ें मैं आपको गुजारिशात सामने रखूँगा आज के सेशन के हवाले से। देखिए, कुछ मैंने सर एलविन को भी कहा था कि आपसे शेयर कर लें, उन्होंने भी शेयर किया था, और मैं भी कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ आपसे विथ रिस्पेक्ट टू टेक्निक्स। अब ये जो ग्रुप डिस्कशन होता है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन क्यों कराया जाता है, क्या उसके मेथड्स होते हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव होंगे, क्या उसमें चेक किया जाता है, ये चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगा। कुछ एलविन ने भी बताई होंगी और कुछ मैं आपको अपने तजर्बे से बताऊँगा, ठीक है। अच्छा, अब इसमें सबसे पहली चीज़ ये है, ऑनलाइन बेटा स्टार्ट कर लें सारे बच्चे। ओके, अब आज के सेशन में जो हम बेसिकली मकसद है ग्रुप डिस्कशन का पर्पस क्या होता है, चंद चीज़ें मैं आपको कहूँगा कि नोट कर दीजिएगा और अपने लिए उनको समझ के और फिर आप अकॉर्डिंगली पार्टिसिपेट करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। ग्रुप डिस्कशन का क्या मकसद, सबसे पहले आते हैं ग्रुप डिस्कशन का रिक्रूटमेंट्स में जो एज ए रखा जाता है, ये सीएसएस में भी है, उसको वहाँ पे कमांड टास्क कहते हैं, कमांड टास्क, राइट। और ग्रुप डिस्कशन इस एग्ज़ाम के लिए भी रखा गया है। तो क्यों, क्या चीज़ चेक करना चाहते हैं? सबसे पहले चंद चीज़ें जो चेक की जाती हैं, और मैं एक आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक पहले से पता होते हैं या अनसीन होते हैं? टॉपिक अनसीन होते हैं, आपको नहीं पता होता कि आपको कौन सा टॉपिक दिया जाता है, राइट। तो क्या आपको लगता है कि इसका मकसद नॉलेज टेस्ट करना है? क्या आपको लगता है कि ग्रुप डिस्कशन का मकसद नॉलेज चेक करना है? तो द आंसर इज नो, नो, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन सेटिंग ही नहीं है कि किसी की नॉलेज चेक की जा सके। विद इन 20 मिनट्स, 15 to 25 मिनट का ड्यूरेशन होता है एट मोस्ट।
तो 15 to 20 मिनट्स के अंदर अगर आप एक ग्रुप में 25 लोगों को रखते हैं तो नॉलेज कैसे चेक करेंगे, असेसमेंट कैसे करेंगे? तो प्राइमरीली नॉलेज इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव। तो देन व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव? ग्रुप डिस्कशन का क्या है? ग्रुप डिस्कशन बेसिकली प्राइमरीली पर्सनैलिटी का टेस्ट है, ठीक है? आपकी पर्सनैलिटी को असेस किया जा रहा है। अब पर्सनैलिटी के फिर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है? अब आप तवज्जो कीजिएगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं ना पर्सनैलिटी के, कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स, वो कौन से ट्रेट्स हैं, वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप में देखे जाएं और फिर आपको सूटेबल फॉर जॉब डिक्लेयर किया जाए, ठीक है? वेदर सूटेबल है कि नहीं है, ये उन्होंने देखना होता है। तो क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हो? क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो या नहीं करते? क्या नॉलेज का इम्तिहान है या पर्सनैलिटी का इम्तिहान है ये? आपके पास मेरी आवाज़ आ रही है? ओके स्टूडेंट्स ऑनलाइन बताएं, तो आपको क्या लगता है ये नॉलेज का है या पर्सनैलिटी का है? आपके हिसाब से क्या है ये? पर्सनैलिटी, प्रोफेशनलिज्म? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पर्सनैलिटी, प्रोफेशनलिज्म भी नहीं, क्योंकि अभी आपने प्रोफेशन ज्वाइन ही नहीं किया। प्रोफेशनलिज्म का तो अभी तो बाद में होगा ना। हु यू आर, व्हाट यू नो नहीं, हु यू आर, इसको चेक करते हैं वो। अच्छा, अब ये जब चेक करने का तरीका, अब वो सेटिंग आते हैं कि फिर इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं ग्रुप डिस्कशन में। जो ग्रुप डिस्कशन का नॉर्मली ग्रुप डिस्कशन के 2 या 3 मेथड्स होते हैं इसके, ठीक है? जिसमें सेटिंग्स होती हैं वो अकॉर्डिंगली चेंज होती हैं इन मेथड्स में। सबसे पहले होता है अनस्ट्रक्चर्ड और दूसरा होता है स्ट्रक्चर्ड, ठीक है? स्ट्रक्चर्ड की भी एक सब टाइप होती है, कमांड अ टास्क, ये एक उसकी सब टाइप है। इन अ वे ये इसकी कैटेगरी में आता है, ये भी स्ट्रक्चर्ड है, राइट? तो उसको तीसरे नंबर पे काउंट करें या दूसरे की सब कैटेगरी समझिए। अब ये अनस्ट्रक्चर्ड क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड क्या होगा और कमांड टास्क क्या होता है और आईबीए किस मेथड से जाता है, ये आपको बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी। देखिए, अनस्ट्रक्चर्ड ये होगा कि आपको एक टॉपिक बता दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि जी इस पे आप का टाइम शुरू होता है अब और बस ख़त्म। अब जो आपको असेस करने वाला बंदा होगा वो वहाँ पे असेसर साइकोलॉजिस्ट हो या कोई और किसी वे में वो स्पेशलिस्ट हो, वो बस आपको ऑब्जर्व करेगा और असेस करता जाएगा, ठीक है? आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी कि उसके पास नंबर देखा है ना, आपको 20 मार्क्स में से कितने नंबर मिलेंगे, तो हर किसी के सामने आपका नाम लिखा होगा, ठीक है? आईबीए वाले नाम लिखते हैं तो आपका नाम लिखा होगा आपकी सीट के सामने और वो समटाइम्स नंबर असाइन होता है ग्रुप डिस्कशन में। एक इसका जो तरीका होता है ना, कुछ फॉर्मेट ऐसे बनता है कि सर्कुलर या यू शेप टेबल बना देते हैं। अब आईबीए क्या करता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? एक तो होता है यू शेप्ड, तो आप ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, और एग्जामिनर यहाँ से मूव कर पा रहा है, देख पा रहा है। दूसरा होता है सर्कुलर, ठीक है, आप बैठे हुए हैं और यहाँ पे वो डिस्टेंस पे बैठ के आपको ऑब्जर्व कर रहा है। ये नॉर्मल तरीका होता है ग्रुप डिस्कशन का, क्योंकि ग्रुप है, ग्रुप। अब आईबीए ऐसे नहीं करता। आईबीए क्या करता है, और मैं थोड़ा सा इससे ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये मेरा अपना ओपिनियन है कि ग्रुप डिस्कशन नहीं है इन अ वे, नाम ग्रुप डिस्कशन का है। क्यों? क्योंकि आईबीए यूँ करता है कि एक क्लास की सेटिंग में बैठा देता है आपको, ठीक है? क्योंकि लोग ज़्यादा हैं ना, 25, और इधर आपका जो स्टेज पे एक बंदा बैठा होगा
और आपको वॉच कर रहा होगा, तो आप आपस में भी एक दूसरे को नहीं देख पाते, तो आपको टेक्निक्स अलग चाहिए। दैट इज़ वाई ये जो हमारे सेशंस हैं ना आर वेरी यूज़फुल, बिकॉज कि हम क्या कर पा रहे हैं, हम आपको ना सिर्फ ट्रेन कर पा रहे हैं बल्कि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन जो कि प्रीवियस स्टूडेंट्स की तरफ से उस तरीके से नहीं पहुंच रही होती, बट हमारे जो टीचर्स हैं उन तक वो बात ऑलरेडी बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस आई होती है, तो वी आर एबल टू कन्वे द प्रैक्टिस जो पास्ट प्रैक्टिसेस रही हैं। जैसे आप में से ग्रुप में आपने देखा होगा कि मैं देख रहा था कि बच्चे अक्सर कुछ बड़े एक्टिव बच्चे थे और उनकी सारी इन्फॉर्मेशन गलत थी जब हम टेस्ट की तैयारी कर रहे थे, तो मैं फिर आके करेक्ट कर रहा होता था, बड़ा तमीज़ और तहज़ीब से आके करेक्ट कर रहा होता था। और वो अपनी तरफ से होता है ना, किसी ने इससे पूछा उससे पूछा और हियर से की बेसिस पे। अब एक ग्रुप में मैंने देखा था, बच्चे ने लिखा था कि कंप्यूटराइज टेस्ट होगा। अब आई न्यू कि कंप्यूटराइज नहीं होगा, IBA की इतनी तैयारी नहीं है, 3 सिटीज़ में कंप्यूटर सिस्टम्स कहाँ से अरेंज करेंगे। तो आई केम एंड एक्सप्लेन्ड कि नहीं जी ये मैनुअल होगा। तो आपको ना सेटिंग्स का बड़ा फ़र्क पड़ता है, ऑलरेडी पता हो तो आप उसमें ईजी रहते हो। मैं आपको अपने एक इंटरव्यू की एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने टोटल ना 3 इंटरव्यू दिए थे। एक ग्रेड 16 के लिए जिसको हम क्या कहते हैं मुख्तियार कार, एक जॉब आई थी उस पर अप्लाई किया था मैंने, एक CSS और एक MOD, बस इसके अलावा मैंने कभी अप्लाई नहीं किया। लकीली मैं हो गया जल्दी, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, तो वरना तो हर जॉब में अप्लाई करते, क्यों नहीं करते। तो जो मेरा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का एक्सपीरियंस था वो ये था कि इधर ही कराची में जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो एक विंडो AC लगा हुआ था बिल्कुल साथ, बिल्कुल ऐसे साथ नहीं, लेफ़्ट साइड पे, मेरे लेफ़्ट साइड पे था। मैं ऐसे बैठा हूँ, आगे वो 3 लोग थे जो कि टेबल पे थे और इधर बिल्कुल करीब एक विंडो AC लगा हुआ था उस वक्त, और उसकी आवाज़ तेज़ थी, उसे आवाज़ आ रही थी। तो जो इंटरव्यूअर मुझसे सवाल पूछ रहे थे तो मुझे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा था उनको बात को सुनने में, और एक दफ़ा तो मैंने उनसे रिपीट भी करवाया क्योंकि उसकी बात मुझे क्लियरली नहीं सुनाई दी। तो जो सेटिंग्स अगर मुझे पता होती ना कि ये इस तरह है तो मैं उसके लिए तैयार होके जाऊंगा, राइट। और ख़ास तौर पे जो आप बाहर बैठे होते हैं ना पहले और आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, वो आपका फोकस तोड़ देता है। वहाँ से मैंने ये चीज़ सीखी थी उस इंटरव्यू से कि बाहर बैठ के गप्पे नहीं लगाएं, जस्ट रिमेन फोकस्ड। आप अपने माइंड को फोकस पे रखो, तो द मोमेंट यू एंटर, और अगर पूरी स्टार्ट हो रहा है तो आपको फोकस का टाइम नहीं मिलता। तो मुझे इसका बड़ा CSS में फ़ायदा हुआ। मैं CSS में गया, मैंने कहा जी आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक टू एनी वन, बिलीव मी, आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग। आप अपनी तैयारी करें, मेरी तैयारी हुई है, आई एम जस्ट रिलैक्सिंग, फोकसिंग ऑन माई इंटरव्यू। आपको पता है जैसे ही मैं इंटरव्यू में गया, आई वॉज रेडी फॉर एवरी क्वेश्चन, और तकरीबन 1.25 घंटे तक मेरा इंटरव्यू चला था CSS का। और आई वॉज मतलब ईजी इन अ वे कि मुझे पानी पीने की ज़रूरत पड़ी, मैंने उनसे इजाज़त दी, मैंने कहा जी मुझे पानी चाहिए, पानी पड़ा है, मैं पीना चाहता हूँ। उन्हें प्लीज़ 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 सुनिए साहब प्लीज़। तो ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है जब आप फोकस रहते हो। तो प्लीज़ ये टेक्निक समझो। तो इस सेटिंग में आपको अलग टेक्निक्स चाहिए और इन सेटिंग्स में आपको अलग टेक्निक्स चाहिए, राइट। तो अब सबसे पहले ये है कि अनस्ट्रक्चर्ड होने का, ये देखिए क्या ना सिर्फ अनस्ट्रक्चर्ड इस सेंस में है कि आपको टॉपिक देके खुला छोड़ दिया गया, बल्कि वो माहौल भी अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। अब टेक्निक्स क्या होंगी वो मैं बताऊंगा। थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर्ड में बता दूं कि अगर ये स्ट्रक्चर्ड होता तो क्या करते। स्ट्रक्चर्ड होता ना तो ये इसकी सेटिंग बनाते जैसे मैंने बनाई है, और फिर वो कहते कि अच्छा जी ये जो आप इस लेफ़्ट साइड वाले हैं और आप राइट साइड वाले हैं, ये ग्रुप में तोड़ देते हैं, राइट। ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड, और लेफ़्ट वाले उनको कहा जाएगा टॉपिक के फॉर में बात करो, और राइट साइड वालों को कहा जाता कि आप अगेंस्ट बात करो। तो यू आर नाउ बाउंड, स्ट्रक्चर्ड हो गया ना। इसके लिए तैयार रहना। यू नेवर नो, IBA ने पिछले एक्सपीरियंस से सीखा हो। मुमकिन है कि वो कोई सर्कल बना दें, मुमकिन है कि वो यू शेप बना दें, और मुमकिन है कि वो आपको ये कह दें कि आपने फॉर में बात करना है, आपने अगेंस्ट में बात करना है, ठीक है। क्योंकि इश्यूज़ की डिस्कशन ही होगी, ग्रुप डिस्कशन। तो चीज़ ऐसी होगी कि जिसमें आहिस्ता 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 टॉपिक जो है ना फॉर और अगेंस्ट ही हो जाता है। तो इसीलिए जहनी तौर पे तैयार रहें। तो मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि मुमकिन है कि अगर स्ट्रक्चर्ड पे चले गए तो ये स्ट्रक्चर होगा इसका,
सेकंड स्ट्रक्चर क्या होगा, वो होता है कि ग्रुप में से किसी एक को कहेंगे कि जी आप सेक्रेटरी हैं या चेयरमैन हैं सिंध रेवेन्यू बोर्ड के, और बाकी सब आप बोर्ड मेंबरान हैं, आप ऑडिट हैं, आप इन्वेस्टिगेशन हैं, आप इन्फोर्समेंट हैं, आप लीगल हैं, आप आईटी हैं, इस तरह करके कोई रोल असाइन करके और फिर कहेंगे कि अच्छा जी अब आप मीटिंग कंडक्ट करें ऑन दिस टॉपिक। तो ये कहलाता है कमांडिंग अ टास्क। ये भी स्ट्रक्चर है एक किस्म का। तो इससे ज़हनी तौर पे तैयार रहें ज़हनी तौर पे, अगर हो गया तो नो वरीज, ठीक है। तो दो चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन करनी थी, पहली ये है कि ग्रुप डिस्कशन इज़ प्राइमरीली आपका टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, एंड सेकंड उसके मेथड्स होते हैं ये 2 या 3। और आईबीए कैसे कंडक्ट करता है, या लास्ट टाइम उसने कैसे कंडक्ट किया था, क्लासरूम में बैठाया, आपको कहा कि जी ये आपके सामने नाम लिखें और आप शुरू हो जाओ, ठीक है। अब हम आते हैं, यहाँ तक बातें आपको समझ आ रही हैं। अब हम आते हैं कि आपकी कौन से पर्सनैलिटी ट्रेट्स वो देखना चाहते हैं। इफ़ इट्स नॉट अबाउट नॉलेज, तो पर्सनैलिटी में क्या देखेंगे। देखिए सबसे पहले आता है कॉन्फिडेंस। अच्छा जी, कॉन्फिडेंस का कैसे पता चलेगा? ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस का पता ऐसे चलता है कि आप इनिशिएटिव ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। इनिशिएटिव कैसे होता है? इनिशिएटिव ये है कि टॉपिक जैसे उन्होंने बताया, तो इनिशिएटिव का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि पहला बंदा जो बोल रहा है वो इनिशिएटिव था और बाकियों का नहीं था। इनिशिएटिव का मतलब ये है कि देखिए ज़रूरी है कि 25 लोगों में से कोई एक बंदा बोलेगा, 24 सुनेंगे, तो 24 में से किसी को कभी बारी बोलेगी। बट देखिए ऐसे भी कुछ कैंडिडेट्स होते हैं कि जो पहली दफ़ा इस माहौल में आ रहे होते हैं और देयरफॉर वो बारी नहीं ले पाते। ग्रुप डिस्कशंस में भी पार्टिसिपेट मैंने भी किया है, ऑब्वियसली सीएसएस में भी किया था, एमओडी में भी किया था। और मैं आपको एक बात बताऊं कि आप हैरान रह जाएंगे समटाइम्स वो जो एक होता है ना, एक हम स्टैंडर्ड डिविएशन बना रहे होते हैं या वो जो आउटलायर्स होते हैं, कुछ ऐसे ज़रूर लोग होते हैं ग्रुप के अंदर जो बिल्कुल भी नहीं बोल पाते, ठीक है। अगर आप उनमें से हैं तो यू विल बी आउट ऑफ द रेस, बाहर फारिग हो जाएंगे। ऐसे नहीं है। तो क्या करना होगा, हर किसी को तमीज़, वो तरीका मैं बताऊंगा आपको, तमीज़ तरीके से क्या करेंगे, अपनी बारी लेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे, राइट, कि आपका उस पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, सिर्फ आपकी एक इनिशिएटिव नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो होगी वो पूरी रिफ्लेक्ट हो रही होती है। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज में क्या मतलब है बॉडी लैंग्वेज का? देखिए बॉडी लैंग्वेज में मैं एक मिसाल दूँ आपको, चेयर पे आप कैसे बैठे होते हो, अटेंटिव, सब में ये चीज़ मौजूद है, सब एडल्ट है, मुझे पता है कोई बच्चा नहीं है, मगर वो ख़ास तौर पे जो कि एक कंपेटिटिव माहौल में आके जो थोड़ा डर जाते हैं ना, इन अ वे, डरने का मतलब वो नहीं फिजिकली डर जाना, मतलब मेंटली अनकंफर्टेबल रहना, क्योंकि उनको आदत नहीं है इस किस्म की चीज़ों को फेस करना। तो उनके लिए ख़ास तौर पे ये बात है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी देखी जाएगी। सीना निकला हुआ है, कंधे हैं ऐसे कि नहीं है, हाँ भाई अलर्ट हो, अलर्ट रहे, ठीक है। अच्छा, अब एक बात आती है कि जी कॉन्फिडेंस सबको अंदाज़ा है, इनिशिएटिव और बॉडी लैंग्वेज की मैंने बात की। एक चीज़ देखी जाती है असर्टिवनेस। अच्छा, असर्टिवनेस क्या होता है? असर्टिवनेस का मतलब ज़िद नहीं होता। असर्टिव का मतलब ये नहीं होता कि जी बाकियों को बंद करा के, बाकियों को आप अटैक करके और बाकियों को लताड़ के आप ही बोले जा रहे हो और सिर्फ आप बोले जा रहे हो, ये बिल्कुल भी खूबी नहीं है। जो ये गलती करते हैं, कौन सी गलती करते हैं कि वो बारी लेने के लिए अटैक करते हैं, एंड इफ़ इट्स अ पर्सनल अटैक ऑन पीपल, तो यू विल बी रिजेक्टेड आउट ऑफ द रेस, आई एम टेलिंग यू फ्रैंकली। क्योंकि आप में अगर बुनियादी पर्सनैलिटी ट्रेट क्या है, इस वक्त जिस जॉब के लिए तुम जा रहे हो, इट्स अ वेरी सीनियर रिस्पॉन्सिबल जॉब, सीनियर इन द सेंस कि इट्स ऑफिसर ग्रेड, और अगर आप वहाँ पे ये भी सेंस नहीं है एक कैंडिडेट को कि रिस्पेक्टफुल रहना होता है, यू हैव टू रिमेन रिस्पेक्टफुल, आपका अंदाज़ क्या होगा, रिस्पेक्टफुल होगा, ठीक है। देखिए मैं आपको बताऊँ, एक मिसाल सुने, इंडिया और पाकिस्तान की नेगोशिएशन चल रही हों और जी हुआ था ना मुख्तलिफ टाइम्स पे, हमें पता चला कि जी वो अटैक करने वाले, उनको पता चला हम अटैक करने वाले, वहाँ इतनी कट थ्रोट
कम होता है, जंक के हम करीब होते हैं, बट द जर्नल्स रिमेन रिस्पेक्टफुल। ठीक है, तो आपने ना वहाँ वो आपके दुश्मन नहीं बैठे हुए, को ज़ाती दुश्मन नहीं होता कि जी इसको इस पर्सनैलिटी पे अटैक कर दिया उसको, नेवर डू दैट। ये बहुत बड़ी खराबी है ना। ये नहीं समझना चुप करके बैठोगे, नहीं, चुप करके नहीं बैठोगे, अपनी बारी लोगे, बात करोगे, मगर किस चीज़ पे बात करोगे? टॉपिक पे बात करोगे, लोगों पे नहीं, उस पे नहीं। देखिए अक्सर क्या करते हैं हम, हाँ बारी लेने के लिए, डिफरेंस शो करने के लिए ये आपका हक है, यू कैन डिफ़र विद द पॉइंट ऑफ व्यू, मगर उसको डिफ़र करने का तरीका क्या होगा? रिस्पेक्टफुल होगा। जैसे मिसाल ले लें, अब आपने देखा कि जी एक बंदे ने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया हुआ है, मसलन सुइसाइड बमिंग पे, सुइसाइड बमिंग फ़लस्तीन के इस वक्त जो हालात हैं, अगर उसमें आपको कहा जाए सुइसाइड बमिंग जायज़ है कि नाजायज़ है, और एक बंदा कहता है कि नहीं, अपनी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म करना खुदकुशी और ये नाजायज़ है, और आप इसे डिसएग्री कर रहे हो क्योंकि उनके पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो वैसे ही बम गिर रहे हैं, और आप उसको बजाय इसके कि उससे डिसएग्री करें, आप उस पर क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देते हो कि तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो मौलवी हो, तुम तो फलाना हो, तुम तो ये हो। ये ना, ये आपके अगेंस्ट जाएगी चीज़। ठीक है, मैच्योर लोग कैसे बिहेव करते हैं, प्रोफेशनल लोग कैसे बिहेव करते हैं, बड़े बड़े डिफरेंसेस भी आते हैं तब भी मुस्कुरा के बात अपनी पे रहेंगे, बात अपनी नहीं छोड़ेंगे, मगर ज़ाती अटैक पे नहीं जाते। क्या ये बात आपको समझ आ गई कि हम टॉपिक पे डिसएग्री करेंगे उससे, वी कैन से कि यस आई हैव अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, वो कहेंगे ठीक है यू हैव अ पॉइंट, बट आप इवन उसके पॉइंट में गलती भी निकाल सकते हो। ये नहीं है कि आप उसको कहो, उसकी फ्लॉ निकाल, देखो ना, क्योंकि टाइम कम होगा, हर बंदा कोई ना कोई बात कर चुका होगा, तो आपको ये मैं मना नहीं कर रहा कि उसके वीकनेस, उसके आर्ग्यूमेंट को एक्सपोज करो, डू दैट, उसके लॉजिक को एक्सपोज करो, डू दैट, बट उसकी ज़ात को एक्सपोज नहीं करो। फ़र्क समझ आ गया सबको? फ़र्क समझ आ गया आपको? जल्दी जल्दी बताएं मुझे, फ़र्क समझ आ गया आपको कि मैं जब असर्टिवनेस की बात करता हूं तो असर्टिव अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे। अब देखिए असर्टिवनेस पे एक और चीज़ आती है, वो ये आती है कि व्हाट इफ़ के एग्जामिनर आपको रोक के एक सवाल पूछे। ये मुमकिन होता है, मुमकिन होता है। क्यों पूछे? वो आपको काउंटर करे, मतलब देखिए इट्स नॉट इंटरव्यू, इट्स नॉट इंटरव्यू, मगर बिकॉज ये पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी का टेस्ट है, तो पर्सनैलिटी का टेस्ट के लिए वो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग नहीं कर रहे, तो इसीलिए एक पॉसिबिलिटी होगी कि वो आपको एग्जामिनर आपको ना चैलेंज करे और आपको चेक करने के लिए आपसे डिसएग्री करे, एंड डिसएग्री भी ऐसे करे कि जैसे आपको वो इंटिमिडेट करे। रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, यू कांट से दिस। अब दिस इज वेयर यू हैव टू रिमेन असर्टिव। असर्टिव का मतलब क्या है? अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अब यहाँ आप क्या कहोगे? आप दोगे प्रूफ, प्रूफ। आप ये नहीं कहोगे नो आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग, आप कहोगे नो सर यू हैव योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट बिकॉज ऑफ दिस दिस एंड दिस आई थिंक दैट। तो वो प्रूफ या रीजंस पे फोकस रखोगे, क्योंकि वो ना आपको इंटिमिडेट करने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी टोन, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो देखेगा ना। ये पता है किसके साथ हो रहा होता है? जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है ना, तो उसको थोड़ा चेक करने के लिए कि ये वाकई इसके अंदर वर्थ है या सिर्फ ये ड्रामेबाजी हो रही है, तो असर्टिवनेस चेक करने के लिए उसे डिसएग्री किया जाता है, और डिसएग्री करते वक्त उसको फील कराया जाता है कि जैसे उसको वो फील करने लगे हैं, तो वो वहाँ उसको क्या, कैसे रिएक्ट करता है, क्राइसिस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। तो क्राइसिस सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका है कीप योर कूल, और क्या करना है? प्रूफ और रीजंस के ज़रिए आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे रहना है। देखो एक बात याद रखना, आप वहाँ अपने, जब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है? स्टिक टू योर पॉइंट, स्टिक टू योर पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों? आप एक दफ़ा कहते हो ईस्ट, फिर कहते हो वेस्ट, तो इसका मतलब क्या है कि यू डोंट हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब यू डोंट हैव इवन, मतलब तो फिर आप क्या हो, आप कौन हो? समझ रहे?
तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो भी लेना है ना, तो जो फौरी से, अगर टॉपिक इजी है और फौरी चांस मिला, फौरी से बात करना शुरू कर दो। वरना तो पहला बंदा जब बात कर रहा है ना, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना लो और उसके साथ थ्रू आउट स्टिक रहे, कंट्राडिक्ट ना करें सेल्फ को, नो सेल्फ कंट्राडिक्शन। क्योंकि अगर तो आप सेल्फ कंट्राडिक्शन करेंगे ना, तो ये भी आपके अगेंस्ट पॉइंट होगा कि जी ये सिर्फ बोले जा रहा है, इसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है ही नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है चीज़ें। अच्छा, अब हम आते हैं, ये कॉन्फिडेंस चेक हो गया, असर्टिवनेस चेक हो गई। ओके, अब हम आते हैं थोड़ी सी एक बात पे, और वो क्या है, वो है लैंग्वेज। अच्छा जी, लैंग्वेज में कुछ ऑब्वियस सी बातें, आप इंग्लिश में बात करोगे, ठीक है, और अगर आप में से किसी की अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है तो फिर देखिए, अगर ऐसा होगा नहीं, आई एम श्योर ऐसा नहीं होगा, मगर अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है, देखिए एक बात याद रखिएगा कि मैं अपनी एग्जांपल दूंगा ताकि आपको ज़रा हिम्मत रहे क्या कि सीएसएस के इंटरव्यू में पूरे जो मेरा था उससे तजर्बे से शेयर करता हूँ कि उसमें फॉरेन क्वालिफाइड लोग थे जिनकी अंग्रेज़ी का एक्सेंट और उनकी डिलीवरी मेरी उनके 5% भी नहीं थी, देसी वे में हम बात करते हैं, मगर मेरे नंबर उनसे कहीं ज़्यादा थे, उसमें से कुछ तो क्वालिफाई भी नहीं हो सके, एलोकेशन में नहीं आ सके। तो किसी एक अच्छे परफॉर्मर को देख के, होगा आपके ग्रुप में कोई ना कोई होगा जो बहुत अच्छा, अगर आप अच्छे परफॉर्मर आप हो तो गुड जॉब, शाबाश, आपके लिए शाबाश। अगर आप अच्छे परफॉर्मर हो, आप अपनी फ्लुएंसी के साथ अच्छी अंग्रेज़ी बोल पा रहे हो तो शाबाश, गुड जॉब। अगर नहीं ना, कोई और है जो कि अच्छी अंग्रेज़ी के साथ अच्छे तरीके से, अच्छे वे में अगर कोई बात कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रह जाओगे, ये याद रखना, ऐसा नहीं होता। आपने उसकी वजह से, देखिए ना, आप अगर किसी को देख रहे हो ये तो है, तो एक सीट थोड़ी है, 40 है, तो टॉप करने दो, हम 39 नंबर पे आ जाएंगे ना, 39 और 38, तो 38, 39 और 1 बराबर ही होता है। समझ आ रही मेरी बात? तो वहाँ ना आप इस पे फोकस नहीं करें कि यार ये तो भाई मैं तो बहुत पीछे, कंपैरिजन नहीं करें अपने। गो डू योर बेस्ट, डोंट, एक चीज़ याद रखना, सेल्फ कॉन्शियस नहीं होना, ये लफ्ज़ लिख लो, सेल्फ कॉन्शियस नहीं होना कि खुद को बैठ के वहाँ जज करो कि मैं पूरे ग्रुप में कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ। नो, फोकस ऑन द जॉब, उस वक्त फोकस ऑन द डिस्कशन। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। एक मैंने शो देखा था, ये जो मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड बनती हैं, तो उसकी ट्रेनिंग का एक सेशन मैंने किसी टीवी चैनल पे देखा था, और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी कि जो मुझे आज भी याद हैं। उनको ट्रेन कैसे करते हैं, उनकी हाजिर दिमागी होती है, कोई भी सवाल दे दिया और ऐसा ज़बरदस्त जवाब दे देती हैं। वो सिर्फ ये ब्यूटी पेजेंट्स नहीं होते, ये इंटेलिजेंस की बात भी होती है। इट्स नॉट जस्ट ब्यूटी, इट इज़ ब्यूटी विद ब्रेन। तो उसमें एक लड़की, इंडियन शो था, तो वो बार बार गिर रही थी, तो उसकी ट्रेनर आई और उसको एक बात बोली, यही बात जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि राइट नाउ फोकस ऑन योर वॉक, नॉट ऑन हाउ यू आर डूइंग इट। छोड़ दे, कैसे भी कर रहे हो, फोकस ऑन द टॉपिक, फोकस। बात समझ आई? सेल्फ कॉन्शियस नहीं होना। अब अंग्रेज़ी अगर किसी की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो फिर वो क्या करे, फिर वो मिक्सचर कर दे। मिक्सचर का मतलब एक जुमला इंग्लिश का बोला और उर्दू में शुरू हो जाए, कोई हर्ज नहीं। देखो, बुरी अंग्रेजी बोलने से अच्छी उर्दू बोलना ज़्यादा बेहतर है। आई बात समझ? बुरी हो तो आपको पता होता है कि मेरी मीरा वाली अंग्रेज़ी है, समझ रहे हैं? मतलब अगर ऐसा हो ना, तो ऐसे केस में डरो नहीं, यू हैव अ वेरी गुड चांस कि आप उर्दू बोल के सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, वो बोलेंगे, सपोज कहते हैं कि आपकी लैंग्वेज जो होगी वो इंग्लिश होगी। अब आप क्या कर रहे हो, इंग्लिश में बोल रहे हो ना, 2 4 5 जुमले बोल के कुछ, ये मैं बता रहा हूँ, ये पता है क्या होता है, जब आप किसी को ट्रेन करते हैं जंग के लिए और कहते हैं जी ये आपके पास गन है, फायर करना, और आप उसी गन में देखा करो तो उस गन के अंदर ना एक चाकू लगा होता है कि अगर फायर नहीं चलता और बिल्कुल क्लोज बैटल हो जाती है तो चाकू निकाल के उससे मारो। ये वो चीज़ सिखा रहा हूँ, दिस इज़ द चाकू, निकालो और मारो। ठीक है, रादर देन के वहाँ से डिफीट लेके आओ, ये उस सिचुएशन के लिए है। इंग्लिश में रहना,
मगर अगर जहाँ दिक्कत आ रही है और वहाँ फंस रहे हो तो आपने मिक्सचर में बात करनी है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ टेक्निक्स की तरफ। इस किस्म की ग्रुप डिस्कशन में अच्छा परफॉर्म करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। देखिए टेक्निक्स क्या है, सबसे पहले बारी कैसे लेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो डोमिनेट कर रहे होते हैं पूरी की पूरी बात को, और उनकी आवाज़ भी बड़ी तेज़ होती है, अंग्रेज़ी बड़ी अच्छी बोल रहे होते हैं, तेज़ी से बोल रहे होते हैं, बारी किसी को नहीं मिल रही होती, हर दूसरे जो है ना सेकंड में उन्हीं की आवाज़ आ रही होती है। तो फिर आप क्या करोगे। देखिए जब आप क्लासरूम सेटिंग में बैठे हो ना तो आपको एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि आपको नज़र नहीं आ रहा होता। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको टेक्निक बताता हूँ, 2-3 जो जहन में रखें। पहली टेक्निक ये जहन में रखें कि अगर आपको बारी लेनी है ना तो उसका टाइम ये नहीं है कि आप उनको रोकें और वही जैसे ना ज़ाती अटैक करके कि जी चुप हो जाओ, ये बेवकूफ़ी होगी कि आप वहाँ ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक को छोड़ के इस पे बात शुरू कर दो कि अच्छा तुम दूसरों को बात नहीं करने दे रहे, तुम्हें ग्रुप डिस्कशन नहीं आ रहा। इस पे कतई नहीं जाना, नेवर डू दैट। देखिए ये प्रोफेशनल सेटिंग्स में बड़ा मायूब समझा जाता है, बिकॉज कि यार जो IBA का बंदा बैठा होगा जिसने ये पूरा डिज़ाइन किया होगा, क्या उसको नहीं पता कि इस किस्म के स्ट्रक्चर में, तो वो कहेगा अच्छा ये हमें ही चैलेंज कर रहा है कि ऐसे बात नहीं होती कि तो आप बारीक कैसे लेते हैं, उसका तरीका क्या है। तरीका ये नंबर 1, देखिए नंबर 1 ये है कि जब कोई भी बंदा बात करता है ना तो सांस तो लेनी पड़ती है ना, या नहीं लेनी पड़ती। वेट फॉर दैट मोमेंट, वेट फॉर दैट मोमेंट। मैं चीज़ें जो सीखी थी मैं इसी तरह किया। अब मैंने एक दफ़ा बात की, दोबारा भी करनी है मैं तीसरी दफ़ा भी करनी है, मैं चौथी दफ़ा भी करनी है, बट कैसे, ऐसे कि लगे कि हाँ भाई ये ग्रुप में ये लीडर है, मगर ये नहीं कि ये किसी और को बोलने नहीं दे रहा। तो मैं बोल रहा था, किसी और ने बोला, फिर तीसरे ने बोला, फिर मैंने बोला। कैसे टेक्निक थी, बोलने वाला बंदा पता है उसको, आप चूँकि क्लास सेटिंग में होंगे तो आप देख नहीं रहे हैं, बट देन लिसन वेरी केयरफुली द मोमेंट उसका जुमला कंप्लीट, क्योंकि वो सांस कब ले रहे होते हैं, जब जुमला कंप्लीट होता है उस वक्त व्हाट यू डू, स्टार्ट हो जाओ, रुको नहीं। नंबर 1 टेक्निक, ठीक है। सेकंड टेक्निक है कि अगर आपको पता है कि जी ये जो बंदा पीछे सेकंड रो में है, और अगर लेट सपोज के ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये नॉर्मली ग्रुप सेटिंग में होता है, IBA की सेटिंग में शायद ना हो ये वाली बात, बट देख लेना। सपोज करें आपने देख लिया कि जी ये जो सलमान है, इसका नाम सलमान है और ये बार बार बोल रहा है, ये बोलने नहीं दे रहा। आप पता है क्या करो, नाम याद कर लेना उसका, सलमान। पता है जैसे ही सांस लेने पाए ना, क्या बोलो, उसका नाम लो, मिस्टर सलमान यू हैव अ वेरी गुड पॉइंट बट I think I will beg to disagree with you, Mr. सलमान। द मोमेंट आप उसका नाम लेते हो ना, वो पहले ही उस वक्त क्या रिएक्ट करता है, वो चुप हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो सुनेगा। बंदे का नाम ले लो ना तो बंदा चुप होता है, नेचुरल इंसान की टेंडेंसी होती है, करेक्ट। तो अगर किसी का नाम आपको पता है, देख पा रहे हो, उसका नाम लो, उससे बात जैसे करते हैं ना, उसका नाम लेके आप शुरू हो जाओ, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ मैं आपको कहूँगा कि कीप योर सेंटेंसेस शॉर्ट, अपना पॉइंट ऑफ व्यू ताकि आप कन्वे कर पाएँ, ठीक है। ये जो ग्रुप सेटिंग है ना इस वक्त जिसमें आप जा रहे हो, इस ग्रुप सेटिंग के अंदर आप में से किसी ने हाथ रेज नहीं करना कि जी मैंने बात करनी है, एग्जामिनर को नहीं देखना कि मुझे बारी नहीं दे रहे। ये आपके अगेंस्ट जाएगा कि आप ग्रुप के अंदर, ये जो हर्ड पूरा मौजूद है उसके अंदर आप हेल्प मांग रहे हो, उससे हेल्प नहीं मांगना उससे, ठीक है। वो आपके अगेंस्ट मार्किंग करेगा कि ये मुझसे एक्सटर्नल बंदे से हेल्प मांग रहा है, तो ही इज़ नॉट अ गुड लीडर, ठीक है। और ना हाथ रेस करना है, ना अपने उसको इशारे से बताना है कि ये क्या हो रहा है। जो हो रहा है ना उसको छोड़ दो, प्ले योर रोल, ठीक है। ये कुछ बातें हैं, कुछ और चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ गई हैं? यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ गई हैं? बताइएगा ज़रा, थोड़ा सा मुझे आपका इनपुट चाहिए, फिर मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आ जाऊँगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं मगर उसको मैं अभी आंसर नहीं कर रहा। भाई सारे मुझे बताएं, आपको चीज़ें समझ आ गई हैं? ओके ओके, गुड गुड गुड। देखो अब मैं आपको ना थोड़ा सा अगर एक तजर्बा बताऊं कि टॉपिक्स आपको सर एडमिन ने बताई हैं, मैं थोड़ा सा इस एंगल से भी अब आता हूं कि बेसिकली
एक तो जॉब, दूसरा IBA कराची बिजनेस स्कूल है, वहाँ के लोगों की स्पेशलाइजेशन इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स और किसी हद तक टैक्स होगा। तो उसको आगे रखते हुए ना चांसेस यही हैं कि ज़्यादातर टॉपिक्स का ताल्लुक इकोनॉमी से, पाकिस्तान के इश्यूज से और मे बी टैक्स से हो। मगर सरप्राइजिंग एलिमेंट रहेगा आपके लिए, और सरप्राइजिंग एलिमेंट पता है क्या रहेगा? को ऐसा टॉपिक दे दे जो आपने ना सोचा ना पढ़ा। मुझे जैसे अभी लास्ट के बारे में पता चला था कि एक टॉपिक था, आई एम नॉट श्योर बट क्योंकि मैंने इसको होते हुए नहीं देखा था, आई वॉज नॉट इन SRB एट द टाइम, आई वॉज इन FBR, मगर एक टॉपिक हो फिश मार्केट। तो चले भी आपका टॉपिक है फिश मार्केट, तो पहले तो सोचते रह जाओगे कि क्या है फिश मार्केट। ऐसा सरप्राइज एलिमेंट भी होगा। नाउ एक टेक्निक दे रहा हूँ आपको, एक माइंड सेट दे रहा हूँ। इस सवाल रोक लो बेटा, अब्दुल करीम सारे सवाल के जवाब दूंगा, सारे सवाल के आपके अंदर जो जहन में ना, पहले मैं तकरीबन आखिरी एंडिंग तक पहुंच गया हूँ, फिर आप सवाल पूछिएगा। अच्छा देखिए, अब ना एक मैं आपको एक माइंड सेट दे रहा हूँ आपको। अब जो ये चीज़ है ना, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई डिस्कशन विथ यू। देखिए एक बात समझें, हर एक टॉपिक को पढ़ के बात करना, अगर आपको ना कोई बुक चाहिए और उसमें से जब तक आप पढ़ के और कुछ चीज़ सीख नहीं लेते फिर बात करते हो ना, तो आपको एक अच्छी डिग्री तो मिल जाएगी, नौकरी नहीं मिलेगी। नौकरी ऐसे नहीं होता। रियल लाइफ में जो सिचुएशन होती है वो परफेक्ट नहीं होती। रियल लाइफ में आपको लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स में रहते हुए काम करना होता है। तो हमें ना कोई चांद नहीं तोड़ के आना होता, कोई आसमान नहीं गिराना होता। हम रियल लाइफ में जब जॉब्स करते हैं तो डूएबल करने होते हैं, डूएबल। सपोज करें, मैं मिसाल देता हूँ कि इस वक्त अगर मैं से 20 बिलियन कलेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे 200 बिलियन कलेक्ट अगर करने का कहेंगे तो नहीं हो सकेगा। अगर वो कह भी देंगे ना कि जी कलेक्ट कर लो, तो मैं कहूँगा अच्छा 220 से ना मैं 30 पे जा सकता हूँ, मैं यही करूँगा। ठीक है, रिसोर्सेज क्या होंगे? कख नहीं होगा। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग में मुझे एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट का कहा गया, और उसकी एक्सपर्टीज़ भी खैर मेरी नहीं थी, कि फाइनेंशियल सेक्टर की एक ऑर्गेनाइजेशन थी, और मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी। ठीक है, अब आप सोचें कि एक असिस्टेंट कमिश्नर को, चलो सीखने का मुझे शौक़ था, मैंने खुद ही चीज़ें सीखी, उसके बड़े इशूज़ निकाले। अब मुझे वहाँ जाना है, फिज़िकली मुझे ऑडिट करने जाना है, तो मेरे पास गाड़ी भी नहीं है। तो रिक्शा में भी चला गया, मैं रिक्शा में चला गया, और रिक्शा में जाके ना, और रिक्शा को वहाँ नहीं खड़ा कर दिया, उसके सामने के लगे जी असिस्टेंट कमिश्नर साहब तो रिक्शा से निकल रहे हैं, मगर नहीं, दूर खड़ा किया, पैदल चले गए। ठीक है, मगर यकीन कर लो कि उस एक चीज़ की वजह से जो मेरी इज़्ज़त बनी, फिर गाड़ियाँ भी हुई, फिर सब कुछ हुआ, फिर वो बड़ी इज़्ज़त हुई। ठीक है, और बड़े लेवल पे उसकी पजीराई हुई। तो डूएबल्स करने होते हैं, डूएबल्स, राइट? परफेक्ट नहीं होता। तो प्लीज़ लिसन, जो हालात होंगे ना उसमें आप बिहेव करोगे। एक बहुत बड़ी टेक्निक बता रहा हूँ बेटा आपको। अच्छा, ये एक ना माइंड सेट है, ये एक टेक्निक नहीं है, ये एक माइंड सेट है। इस माइंड सेट पे चले जाओगे ना, तो बगैर देखे किसी भी चीज़ पे बात कर लोगे, किसी भी चीज़ पे बात कर लोगे, क्योंकि ये माइंड सेट है, खुद ब खुद पॉइंट निकलते हैं। आप हैरान हो जाओगे कि अगर ये माइंड सेट की टेक्निक, अगर चंद टेक्निक्स बता रहा हूँ कि बगैर पढ़े कैसे बात कर सकते हो, तो चंद टेक्निक्स हैं इसकी, और उसको आपको तैयारी करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि बैठ के आप उसके लिए, यानी तैयारी तो कर लो। ये जो आम टॉपिक्स हैं, कुछ स्टेटिस्टिक्स पता होने चाहिए पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में, टैक्स कलेक्शन के बारे में, टैक्स टू GDP रेशो के बारे में, ये बातें पता होनी चाहिए। टैक्स के निज़ाम में क्या वीकनेसेस हैं, उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। पढ़ लो, मना नहीं कर रहा, पढ़ लो। मगर एक सिचुएशन आती है ना कि एक टॉपिक मिल गया आपको ऐसा जिसकी तैयारी नहीं है, तो क्या करें? तो भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, बल्कि शायद उससे अच्छा परफॉर्म करोगे जो तैयारी करके गए थे। क्योंकि जब तैयारी करके गए थे ना, तो आप रिलैक्स होते हो, रिलैक्स मोड में होते हो कि ये तो मुझे आ रहा है, तो उसमें फाइटर मोड नहीं होता, फाइटर इंस्टिंक्ट नहीं नज़र आती, आग नहीं नज़र आती।
वो फाइटर इंस्टिंक्ट कब नज़र आती है? जब आपकी तैयारी नहीं थी एंड देन लड़ रहे हो, पत्थर मार रहे हो, ईंट मार रहे हो, खंजर मार रहे हो, फायर नहीं कर रहे हो, तो ये स्प्रिट चाहिए होता है। एक बात बोलूं, इट इज़ द कैरेक्टर विच इज़ हायर्ड, इट इज़ द कैरेक्टर, जिसमें कैरेक्टर होगा ना वो हायर हो जाएगा। और फिर स्किल इदारा खुद देता है ट्रेनिंग के ज़रिए। स्किल सेट नहीं चाहिए आपका, आपका कैरेक्टर चाहिए। यू नीड टू बी अ फाइटर, ठीक है। अब माइंडसेट क्या है मेरे बच्चों? माइंडसेट ये है कि सबसे पहले आप आएंगे इस चीज़ पे कि टॉपिक, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स किसी न किसी इशू पे होंगे, कोई ना कोई इशू होगा। कोई ना कोई इशू का मतलब है कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, राइट? सोचो, सर एलविन ने जो आपको लास्ट टाइम वाले टॉपिक्स दिए हैं उन टॉपिक्स पे सोचो, तो मोस्ट ऑफ देम कोई ना कोई प्रॉब्लम था ना मुल्क का, कोई ना कोई इशू था, कोई ना कोई चैलेंज था, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो उस प्रॉब्लम, उस चैलेंज, उस इशू के कुछ कॉजेज़ होते हैं कॉजेज़। अब आप उठाओ कोई भी प्रॉब्लम, देखिए ना, कोई भी प्रॉब्लम अगर स्टेट कर रहे हैं, देखें ये मेथोडोलॉजी समझ लेना। अगर टॉपिक कौन सा दिया गया है, टॉपिक के बजाते खुद कोई इशू या कोई प्रॉब्लम है, तो सीधा सीधा तुम उसके कॉजेज़ पे बात कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कॉजेज़ मैं मिसाल दूं आपको कि जी आपका मसलन एक जो प्रॉब्लम है टेररिज्म है, सेक्रेटेरियनिज्म है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लो टैक्स टू जीडीपी रेशो है, डिजीज़, कोरोना प्रॉब्लम था ना, कोई भी यू नेम इट, कोई प्रॉब्लम होगा ना तो ज़रूर कॉजेज़ होंगे उसके, करेक्ट? एग्री कर रहे हो उससे? मगर व्हाट इफ कि उन्होंने जो टॉपिक दिया वो प्रॉब्लम नहीं है, वो टोटल एब्स्ट्रैक्ट या जनरल है, एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है, जनरल है, जैसे फिश मार्केट, तो क्या करूं मैं? तो उस केस में अगर टॉपिक की जनरलिटी इतनी, डेमोक्रेसी, रिलीजन, ठीक है, तो ये तो प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो प्रॉब्लम नहीं है ना, तो व्हाट यू डू? अगर टॉपिक इतना जनरल हो कि वो बजाते खुद इशू नहीं है, तो क्या कर लो, सबसे पहले उसके प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करो। फिश मार्केट, क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे? उसकी लोकेशन, कहाँ लोकेटेड होते हैं? रेजिडेंशियल एरिया, ठीक है। अब आ गया, प्रॉब्लम बन गया, वो ही जनरल चीज प्रॉब्लम बन गई। अब प्रॉब्लम बन गई तो कॉजेज पे बात करो, वो टेक्निक वापस अप्लाई कर गए। कौन सी? कॉजेज। आई बात समझ? डेमोक्रेसी, उसको प्रॉब्लम क्या है? डेमोक्रेसी का टॉपिक, डेमोक्रेसी, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है बताएं? सबका वोट बराबर है, तो जो वोट बिकता भी है, ठीक है। बराबर का मतलब क्या है? पता भी नहीं है जी किसको वोट दे रहे हो। आपको पता है इलेक्शन में जाओ किसको वोट दे रहे हो? मैं बेनज़ीर को वोट दे रही हूँ। ख़वातीन ज़्यादातर जी बेनज़ीर को वोट दे रही हूँ। हाँ, बेनज़ीर का वोट है भाई, ठीक है, बीबी का वोट है जी। मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम नहीं है ये? क्या इस तरीके से? अच्छा, दूसरा चीज़ क्या है? इलेक्शन, चलो दूसरी बात करते हैं। इलेक्शन में अक्सर पाकिस्तान में क्या था? डेमोक्रेसी है ना, तो डेमोक्रेसी का एक बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इलेक्शंस में धांधली है। तो जनरल टॉपिक आपको मिल रहा है, फौरी से प्रॉब्लम्स पे फोकस कर लो, और प्रॉब्लम्स फोकस कर दोगे ना तो फिर प्रॉब्लम्स के कॉजेज पे चले जाओगे। आई होप कि आपने मेरा तरीका सीख लिया। और अगर कॉजेज आप आइडेंटिफाई कर गए ना तो फिर कॉजेज पे लोग बात करेंगे कुछ, तो आप फिर देखो कि यार ये सारे बेवकूफ़ एक ही एस्पेक्ट पे लगे हुए हैं। मैं बताऊँ, ये हर्ड मेंटेलिटी होती है, भेड़ चाल चलते हैं। एक ने कहा ब्लू, सारे ब्लू 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 उधर ही चले जाएंगे। तो आउट ऑफ बॉक्स सोचो, फौरी से तुम्हें चांस मिलता है, तुम क्या करो? यस, दीज आर द कॉजेज, बट नाउ वी नीड टू फोकस ऑन व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, व्हाट इज द इफेक्ट। फौरी से तुम इफेक्ट पे चले जाओ, उसके इम्पैक्ट पे चले जाओ, फिर इफेक्ट्स देखो क्या है। आप मुझे बताओ, इफेक्ट्स नहीं बता सकते तुम उसके कि इसका इफेक्ट क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। फिर लोग होंगे ब्लू 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 करेंगे, फिर तुम वापस आओ कि ओके वी हैव डन दिस,
We have spoken about the causes, we have spoken about the debates, but now the basic question is how to solve the problem. तो आ जाओ solutions पे. In my point of view, one solution can be this. तो आप जरा सोचो, स्ट्रक्चर समझ आ गया आपको. अक्सर ये टॉपिक मिलेगा ना, तो आप कॉजेज आइडेंटिफाई करो. अच्छा, कॉजेज के बाद इफेक्ट्स पे बात करो, इफेक्ट्स के बाद सॉल्यूशंस या रेमेडीज पे बात करो. अब मुझे कोई भी टॉपिक आप सोचो, मैं आपको 2 सेकंड दे रहा हूँ. 2 सेकंड का मतलब है थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, लंबा टाइम नहीं होगा. इन योर ओन माइंड, रेंडम बेसिस पे कोई भी टॉपिक सोच लें, रेंडम बेसिस पे. सारे जो इस वक्त इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आप इतने सारे बच्चे जो है ना, अपने अपने दिमाग में एक टॉपिक सोचो और सोचो इसी तरीके से कॉजेज. अब आप कॉजेज सोचें उस टॉपिक के, उस इशू के कॉजेज सोचें. क्या कॉज हो सकते हैं जो आपने सोचा था ज़हन में. 2-3 कॉजेज सोचें कि प्रॉब्लम क्यों होता है. अब आप ज़रा सोचें कि उसका इफ़ेक्ट क्या है. इफ़ेक्ट किस पे? मुल्क पे, सोसाइटी पे, इकोनॉमी पे, लोगों पे, इंडिविजुअल्स पे, ठीक है, रिलीजन पे, कल्चर पे, सिविलाइजेशन पे, गांव पे, शहर पे, टेक्नोलॉजी पे. होगा ना सर? सेहत. अब जब आपने कॉजेज आइडेंटिफाई किए थे ना, कॉजेज को उलटते जाओगे तो रेमेडीज मिल जाएंगी. कॉजेज को रिवर्स करते जाओगे तो रेमेडीज मिल जाएंगी. उसी पे कॉजेज पे बात करो बट रिवर्स. जी एजुकेशन की कमी है तो एजुकेशन दो, ठीक है. सोचो ज़रा, रेमेडीज पे सोचो. अच्छा, अब मुझे बताएं कि क्या इस माइंडसेट से, इस टेक्निक से आप किसी भी कोई भी टॉपिक, अब मैं आपको बताता हूँ, सपोज करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक टॉपिक आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है. सोचें तो आपको तो सीधा सीधा उसने प्रॉब्लम बता दिया. प्रॉब्लम क्या है? अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है. तो आप एक पॉइंट पिक करोगे, अपॉर्चुनिटी है तो कैसे है, ठीक है. थ्रेट है तो कैसे है. अगर थ्रेट है तो उसका कौन सा थ्रेट है, इफेक्ट क्या होगा, उस थ्रेट को कैसे डील किया जाए, सॉल्यूशन क्या है उसका, ठीक है. अपॉर्चुनिटी तो है मगर एट द सेम टाइम थ्रेट भी तो है, ठीक है. अनरेगुलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी सिविलाइजेशन, ह्यूमन सिविलाइजेशन को ख़त्म कर सकता है. इट्स अ प्रॉब्लम. क्यों? बिकॉज कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पहले तो जॉब्स को ख़त्म कर देगा. उसके बाद ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो डिसीजन मेकिंग खुद कर रहा है, ऑटोनॉमस है, ह्यूमन कंट्रोल से निकलता जा रहा है. और अगर वो खुद कर पाएंगे डिसीजन मेकिंग तो फिर पॉसिबिलिटी वही है कि वो टर्मिनेटर की तरह कि ये वेपन्स पे हमारे कंट्रोल हो उनको और वो वेपन्स फायर करके हमें ही ख़त्म कर दें. तो थिंग्स लाइक दैट. तो ये एक टेक्निक थी जिसके थ्रू आपने उन टॉपिक्स पे बात करनी है जिसकी आपकी तैयारी नहीं थी. अव्वल तो तैयारी सब टॉपिक पे करें, मगर नहीं होगी तो इस तरीके से आप उस पर बात करोगे, ठीक है. अब एक दूसरी टेक्निक है, आखिरी टेक्निक है, फिर आपके सवालों पे आएंगे, फिर सेशन एंड करेंगे. देखिए, अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा, आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा, व्हाट यू डू, उस टॉपिक के एडजेक्टिव्स पे बात कर लो. एडजेक्टिव का क्या मतलब है? कोई ऐसा लफ्ज़ सोचो उस टॉपिक के बारे में, जो टॉपिक है जिस पे डिस्कशन चल रहा है. तो आम तौर पे हम क्या, एक तो जनरल ना गुड एंड बैड, इससे बियॉन्ड भी एडजेक्टिव्स होते हैं, करेक्ट. तो अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा है आपको और आपको कुछ भी नहीं पता उस टॉपिक के बारे में, तो जो बाकी बच्चे जो होते हैं ना, उनकी जो डिस्कशन चली है उसको करो रीफ्रेश, पैराफ्रेज, ठीक है. पैराफ्रेज कर लो और कुछ एडजेक्टिव्स यूज़ करो. अच्छा, अब आमतौर पे मैं आपको मशवरा दूंगा कि कौन से एडजेक्टिव्स हैं. एडजेक्टिव्स इसलिए कि उस पर फिर बात की जा सकती है, उसको एक्सपेंड किया जा सकता है, ठीक है. एक्सपेंड, क्योंकि इशू होगा तो इशू का कोई कैरेक्टरिस्टिक होगा, कोई फीचर होगा, तो उसको कोई एडजेक्टिव ही होगी जो उसको एक्सप्लेन कर रही होगी. तो उसको आप क्या कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो. कैसे एक्सपेंड कर सकते हो? उसका कुछ बैकग्राउंड बता के, ठीक है, उसकी कोई कंपैरिजन करके,
किसी और चीज़ से कंपैरिजन कर सकते हो, ठीक है, या उसकी मीनिंग एक्सप्लेन करके। तो मुख्तलिफ़ तरीके से ये मैं आपको मशवरा क्या देता हूँ कि आम तौर पे आपको एडजेक्टिव्स ये यूज़ हम नहीं कर रहे होते, तो व्हाट यू डू, चैट जीपीटी से ये एक सर्च करो और उसको कहो कि गिव मी द मोस्ट कॉमन एडजेक्टिव्स से, आप उसको नंबर दे दो 10 or 20 एडजेक्टिव्स which are used, which I can use to describe issues in Pakistan, ठीक है, वेरियस इशूज़ कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल इन पाकिस्तान, और फिर देखो वो एडजेक्टिव्स कौन कौन सी देता है, उनको यूज़ करो। दिस वाज द सेशन जो मेनली मैंने आपसे शेयर करना था। आई होप कि आपके लिए यूज़फुल था। अब मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ आ रहा हूँ। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये सारी चीज़ें आपने नोट कर ली, आपके लिए यूज़फुल थी, और फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस के बाद कल का शेड्यूल बताऊंगा कि सर एलिमेंट कल एक्चुअली यहाँ पे फिज़िकल जो है वो सेटिंग में आपको ग्रुप डिस्कशन की तैयारी करवाएंगे, ठीक है। आई होप कि चीज़ें आपके लिए यूज़फुल थी। आपके कुछ क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास, जो अभी उनको मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ। सिराज, एनी सजेशंस रिगार्डिंग एब्स्ट्रैक्ट, तो ये मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया बेटा, ये मेरी सजेशन थी एब्स्ट्रैक्ट के लिए, करेक्ट। अच्छा, रिकॉर्डेड मंशूर, बिल्कुल ये सेशन रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। हाउ टू हैंडल, और अगर वो सेशन जो आप अगर नहीं अटेंड, बल्कि मैं तो कहूँगा ये नहीं तो मुमकिन नहीं होना चाहिए, सबको आना चाहिए, जो है आएँ, सेशन को अटेंड करें, क्योंकि आपको पार्टिसिपेट करना होगा। सुन के क्या करोगे, तो जो सेशंस होंगे वो एक्चुअली जो जितना आएगा, और ये एक टॉपिक नहीं मिलेगा आपको कि बस आपने डेमोक्रेसी पे बात कर ली, नहीं, वेरियस सेशंस होंगे आपके, आपको 3-4 टॉपिक के अलग अलग लोगों के ग्रुप में बिठा के ग्रुप चेंज करते रहेंगे एल्विन, और फिर आपको वो वेरियस टॉपिक्स पे ना डिस्कशन करेंगे, तो वो फिर आपको फिर असेस भी करेंगे, आपकी गलतियां बताएंगे, आपको इम्प्रूव करेंगे, और आप खुद भी देख रहे होंगे कि अच्छा जी ये गलती हो रही है, सीखेंगे, आप बाकियों से सीखेंगे। और उसमें ख़ास तौर पे एक मेरा मशवरा होगा, फ्रेजेस जो होते हैं ना, जो लोग यूज़ करते हैं, वो नोट कर लो कि अच्छा ये अच्छा जुमला था, ये स्टार्ट बड़ा अच्छा लिया इसने, ठीक है। जैसे कोई बारी लेने के लिए आपको कोई जुमला यूज़ करना है, तो मुख्तलिफ़ तरीके से लोग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, वो एक दूसरे से आप सीखेंगे, ठीक है। हसन, आप जिसकी मजबूरी होगी बेटा, जो नहीं आ सकता, फिर उसको सेशन मिल जाएगा, ठीक है, ऑनलाइन मिल जाएगा। ऑनलाइन बेटा कंडक्ट करना मुमकिन नहीं होता ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, अभी टेक्नोलॉजी ऐसे है नहीं कि जूम को हम इस तरह यूज़ करें, बट हम फिज़िकली कंडक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और कोई सवाल? जो मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन की हैं उस पर किसी का सवाल कुछ ऊपर थे, अगर वो रिपीट करें, व्हाट इज़ द राइट अप्रोच टू टैकल सच सिचुएशन स्पेशल दैट एयर कंडीशन, वो ही बात थी कि देखें आपको ना, जब सबसे पहला ये है कि सिचुएशंस जब आए ना जिसमें अनप्रडिक्टेबल सिचुएशन है, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, तो उसका तरीका क्या है, आप जैसे ही आप सेंटर पे पहुँचें, एग्ज़ाम हॉल में जाएं या उस रूम में जाएं, जल्द से जल्द आप अपनी जगह पे बैठें, इधर उधर नहीं घूमें, ताकि आपका माइंड फोकस रहे। एक आज न्यूयॉर्क टाइम्स में रिसर्च पब्लिश हुई है, और जिसके मुताबिक उन्होंने ह्यूमन थॉट को मेजर किया है, ह्यूमन माइंड है ना, उसकी थॉट की स्पीड को मेजर किया है, और वो साइंटिस्ट ने एक रिसर्च स्टडी पब्लिश किया, उन्होंने जो साइंटिस्ट ने काम किया है, और वो हैरान रह गए हैं कि इतना स्लो है इंसान। मतलब उन्होंने उसका नाम ही क्या रखा है कि वो कहते हैं ना कि स्लोनेस है, ह्यूमन माइंड की जो स्लोनेस है उस पर टाइटल रखा है अनबेयरेबल स्लोनेस ऑफ बीइंग। रिसर्च का नाम क्या है? अनबेयरेबल स्लोनेस ऑफ बीइंग। और वो क्या है, वो कहते हैं कि वो उन्होंने बड़े बड़े, ऐसे नहीं कि एक आध बंदे की कोई एक डिवाइस लगा के, नहीं, एक बड़े एक्सपेरिमेंट्स करके कहते हैं जी, अगर लेट सपोज के कोई आम सी वीडियो है और उसको अगर हम बिट्स पर सेकंड में आए तो वो 10 मिलियन बिट्स पर सेकंड में होती है। ऐसे होता है ना 10 MB, ऐसे बोलते हैं ना MBPS, जगह मिलियन बिट्स पर सेकंड में। आपको पता है ये मिलियंस, एक छोटी सी वीडियो होती है या छोटी सी पिक्चर होती है, मिलियंस उसको बिट्स लगते हैं पर सेकंड उसको रिले करने में इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट की स्पीड की मैं बात कर रहा हूँ। इंसानी थॉट की जो थॉट ट्रेवल करती है कितने में आपको पता है, या माइंड में एक तो ट्रेवल करना है ना बॉडी के, एक उन्होंने पता क्या एक्सपेरिमेंट किया,
उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया टाइपिस्ट पे और उन्होंने 15,000 टाइपिस्ट से टाइपिंग कराई, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि एवरेज टाइपिंग स्पीड वाज 55 और फिर जो थॉट ट्रेवल कर रही थी उसकी स्पीड को जब मेजर किया तो इट वाज ओनली 10 बिट्स पर सेकंड। सरप्राइजिंग। वो कहते हैं जो हम तो सोचते थे कि पता नहीं कोई लाइटनिंग स्पीड से इंसानी जहन काम करता है, नहीं भाई ऐसे नहीं है। फिर उन्होंने वो जो चेस प्लेयर्स हैं उनको मेजर किया, उनकी कोई 12.5 बिट्स पर सेकंड। इसका मतलब है ह्यूमन माइंड बाय इट्स वेरी नेचर स्लो। उसके पास ना जो इंफॉर्मेशन आ रही है ना वो मिलियंस ऑफ बिट्स की इस वक्त आ रही है। अगर इफ़ आई एम लुकिंग एट दिस सेटअप, जो मेरे पास एक कैमरा है, पूरा ये एक हॉल बना हुआ है, तो मैं आपसे बात तो कर रहा हूँ बट एट द सेम टाइम ये हर एक चीज़ की इंफॉर्मेशन मेरे माइंड में आ रही है, बट आई एम नॉट पिकिंग ऑल ऑफ देम, आई एम पिकिंग ओनली द रेलिवेंट वन। फिल्टर लगा के आपसे बात कर रहा हूँ। इनपुट तो आ रहा है ना, मगर उसमें से माइंड पिक करता है और उसको ट्रेवल करता है बड़ा स्लो। तो ह्यूमन माइंड को समझो, इट्स नॉट दैट कि हम स्लो हैं, नहीं, इस सेंस में हम स्लो नहीं हैं। मैं आप में से ये नहीं कह रहा कि जी आप बस डफर हैं, ये नहीं, नॉट इन दैट वे, बट हमारे माइंड को फोकस करने में टाइम लगता है, ठीक है। अब वो फोकस लाने के लिए ज़रूरी क्या है कि जाओ, इधर उधर जाने के बजाय अपनी जाके सीट पे बैठ लो और वहाँ पे जाके और अपना आप 2 मिनट 3 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जो भी मिलता है रिलैक्स रहें। अगर ज़्यादा टाइम है फिर आप उठें टहलें, बट स्टार्ट होने से कोई चंद मिनट या 5 मिनट या 10 मिनट पहले सीट पे आ जाओ। सो रिमेन फोकस्ड, लिसन टू दी जो इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली, ठीक है। चलें, अब आपके फिज़िकल लोकेशन ऑफ द सेंटर, एड्रेस मिल जाएगा एसटीटी का। ग्रुप पे बेटा लोकेशन शेयर कर देते हैं हम, और लोकेशन जो होगी वो आपको हमारे जो स्टाफ होंगे वो आपको गाइड भी करेंगे। इजी है बेटा, शारे फैसल पे है और आप आसानी से आ जाओगे, ठीक है। और पूरा स्टाफ आपको हेल्प करेगा। लोकेशन में सीधी सी है, यहाँ पे नर्सरी का जो पुल है ना शारे फैसल पे, इसी में हमारी जो है ना ये लोकेशन है, ठीक है। तो आपको वो फिज़िकल लोकेशन भी शेयर करा देता हूँ और नंबर भी आपके पास अवेलेबल होगा, तो वहाँ से आप फिज़िकली आ सकते हो, ठीक है। और कुछ बेटा? हसन, एडवर्टिजमेंट में किसी किस्म का कोटा का जिक्र था। हाउ टू इनिशिएट टॉक, लाइक डू वी हैव टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ फर्स्ट? नहीं मुदस्सिर, देखो आपने ना इंस्ट्रक्शन को सुनना है। आपके पास टाइम नहीं होता खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए, आपको बारी भी नहीं मिलेगी अगर इंट्रोड्यूस करने के चक्कर में आप जाएंगे ना। अगर लेट सपोज कि इंस्ट्रक्शन में कहा गया है कि जी बिफोर कि आप बात करें अपना नाम बताएं, तो बस भाई उस वक्त भी इतना बताना कि आई एम मुदस्सर और शुरू हो जाओ बस, ठीक है। क्योंकि आपने पॉइंट ऑफ व्यू पे आना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, खुद पे बात नहीं करनी। तो सब्जेक्ट आप नहीं होते तो कोई इंट्रोडक्शन पे टाइम नहीं ज़ाया करें, उस सब्जेक्ट पे आ जाएं, ठीक है। अगर वो कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन हो फॉलो करें, उस वक्त अपना नाम और अगर सिटी बतानी है तो बताएं, अदरवाइज़ वो भी ना बताएं। नो वन इज़ इंटरेस्टेड हम में कि हमारा नाम क्या, हमने क्या करके आए, उस वक्त हमने टॉपिक पे बात कर ली है, सेट है। इंटरव्यू पैनल तो छोड़ दें, वो बात की बात है बेटा। उसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध की भी फाइनेंस डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, SNGAD और एक आध जो होगा SRB से होगा, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से होते हैं। तो इंटरव्यू टीम जो होती है ना वो अभी बनी नहीं है, तो जब बनेगी तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अभी तो इस पर फोकस करो अगले स्टेप पे बेटा। अच्छा, ये एक एड्रेस भी शेयर हो चुका है आपसे, बिहाइंड फॉर्चून सेंटर F45 बेसमेंट है हमारी, और उसमें ये हमारा पूरा बना हुआ है सेटअप। सर इंटरव्यू IBA नहीं लेता, नहीं SRB लेता है, मगर SRB की जो SRB गवर्नमेंट ऑफ सिंध लेता है, ठीक है। इंटरव्यू में फिर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि टीम क्या है, तो उस पर भी ना जाएं बेटा, ठीक है, उस पर ना जाएं, उसकी अभी आप टेंशन ना लो, ठीक है। हाउ टू हैंडल इफ़ इंटरप्टेड, यस, बहुत अच्छा सवाल है अब्दुल करीम। देखिए, हाउ टू गेट दी एनी सजेशंस रिगार्डिंग एब्स्ट्रैक्ट तो हो गया ना, अब आ जाते हैं इस सवाल की तरफ। ओके, हाउ
टू हैंडल अगर आपको इंटरप्ट किया जा रहा है। सर व्हाट शुड वी डू इफ़ माय पॉइंट ऑफ व्यू इज ऑलरेडी डिस्कस्ड। रिफ्रेज बेटा, गुलाम मोहिउद्दीन, रिफ्रेज। पॉइंट ऑफ व्यू आपका डिस्कस हुआ है, मगर उस पॉइंट ऑफ व्यू को आपसे पहले किसी ने बात कर दी, तो आप उसको रिफ्रेज करके डिफरेंट वे में बयान कर सकते हो। मैं बताऊँ, एक ही जुमला आप 15 डिफरेंट वे में बयान करोगे और 15 अलग अलग जुमले फील होते हैं। ये एबिलिटी होनी चाहिए आप में। आप कोई भी एक जुमला है ना, आप सोचें कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू में देख रहे हैं ना कि एग्जैक्ट वही बात किसी ने की है, तो उसका कोई एंगल, उसका शेड, उसकी मीनिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी, वो निकालो, ठीक है। उसके कोई ना कोई एस्पेक्ट निकालें, उस पर बात करें, और उसके बेशक वो उसकी बात की रेपिटेशन हो, मगर उसका थोड़ा सा एंगल भी नया आ जाएगा ना, तो आपकी वो पार्टिसिपेशन हो जाएगी। तो अब एक है कि व्हाट इफ़ के यू आर बीइंग इंटरप्टेड। देखिए, इंटरप्शन दो किस्म की होगी, एक वीक, एक स्ट्रांग। वीक अगर इंटरप्शन है तो नहीं होने दो, ठीक है। और अगर स्ट्रांग है ना तो फिर लड़ो नहीं, ठीक है। देखिए, अगर मुझे किसी ने वीक वे में इंटरप्ट किया और मैं बोल रहा हूँ, अभी मैंने उसको बारी नहीं दी है, ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ, और उसमें वो वीक का मतलब ये है कि उसकी आवाज़ भी कमज़ोर है ना, उसने वो रुक रुक के बात कर रहा है बंदा, कि जैसे कि वो अपनी बारी लेने के, अब आप चुप होंगे तो वो बोल सकता है, वरना तो वो नहीं बोल सकता, तो कंटिन्यू करो। वीकनेस आप अगर कोई शो कर रहा है तो आप अपनी स्ट्रेंथ शो करोगे, मगर अगर किसी ने स्ट्रेंथ शो कर दी फिर और वो आपसे बारी ले गया तो फिर लड़ो नहीं। देन आप व्हाट यू डू, आप उसको बारी दे दो, ठीक है, लेट हिम। और द मोमेंट आपको है ना कि जैसे उस बंदे ने बात की ना और आप भी बात किए जा रहे हो, तो वो ऑब्वियसली दोनों का नेगेटिव मार्क्स होते हैं मेरी नज़र में। कि चाहे उसको बोलने दो दोनों, चलो कोई बात नहीं, अभी टाइम पड़ा है यार, उसको एक बात तो करने दो। मगर पता है, द मोमेंट वो इंटरप्ट जो कर गया ना आपको, तो आपने उसको बारी दी, ठीक है, जुमला बोला उसने, वापस आ जाओ तुम। वापस कैसे आओगे? यू हैव अ वेरी गुड पॉइंट, यस यू हैव अ पॉइंट, बट माई पॉइंट इज दिस। मतलब ये टेक्निक्स होंगी उसके लिए। तो यस वेरी गुड, यू हैव अ वेरी गुड पॉइंट, ठीक है, अगर आप उससे एग्री करते हो। तो अगर लेट सपोज उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? थोड़ा सा देखिए ना, वॉइस रेस करना पड़ेगा। वॉइस रेस करने का मतलब वो लड़ने वाला वॉइस नहीं, असर्टिवनेस वाला, ठीक है, मतलब असर्टिवनेस वाला। ग्रुप सेटिंग होती है ना, तो मैं तो आपको टेक्निक पता है क्या सिखा था? बॉडी लैंग्वेज, मगर वो है नहीं। बॉडी लैंग्वेज जो मैंने भी यूज़ की थी वो क्या था, अगर एक बंदा है और अगर वो सपोज करे कि मैं उससे एग्री नहीं करता, तो मैं बॉडी लैंग्वेज कैसे यूज़ करता, ठीक है, मैं यूँ कहता, ऐसे ऐसे आप क्या, नो 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 नो, चुप हो जाएगा, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज जो होता है दूसरे की स्पेस में आना होता टेबल है, बट उसके स्पेस में आ सकते हो ना आप। तो उसको अगर थोड़ा सा नो 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 तो चुप हो जाएगा, ठीक है। मगर ऐसा होगा नहीं आपके पास, क्योंकि आप क्लासरूम सेटिंग में होंगे। तो अगर आप उससे एग्री कर रहे हैं तो थोड़ा आपने कहा वेरी गुड पॉइंट, एक्सीलेंट, ऐसे तुम्हारी कमी नहीं होगी, गुड पॉइंट, वो उसी में लग जाएगा कि मैंने वहाँ क्या पॉइंट है, बारी उससे निकल जाएगी, वो इसमें होगा, वहाँ मेरी तारीफ की इसने, उस तारीफ तो उसकी, भारी तुम्हारे पास आ गई, अब तुम छक्के मारो। और अगर एग्री नहीं करते ना, तो उसमें भी एक वे होगा, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, आपने 2 दफा रिपीट, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बारी वापस आ गया आपके पास, ठीक है। और कुछ? चले भाई, आई होप के आपके सारे क्वेश्चन आंसर हो गए। इस प्लेन एंड पेपर अलाउड टू नोट, यार देखो होता भी है ना सिराज, तो मैं एडवाइस नहीं करूँगा, क्योंकि टाइम नहीं है ना बेटा आपके पास। आप वहाँ प्लानिंग करोगे ना, लिखना, द मोमेंट लिखा गए तुम आउट ऑफ रेस, यार वहाँ बोलने की और वहाँ पे जाके ना पार्टिसिपेट करना होगा, और कोई नॉलेज का इम्तिहान नहीं है, ठीक है। तो अगर देख लेना, अगर पेपर और पेन अलाउ है और तुम कुछ पॉइंट्स लिखना चाहते हो, तो बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड्स में लिखना, वो उस पर नीचे फोकस नहीं करना, ग्रुप का हिस्सा हो, ग्रुप में, नीचे थोड़ी सोचना आपने। मंसूर, मैंने इसका जवाब दे दिया था ड्यूरिंग माय प्रेजेंटेशन। मैंने जब एक्सप्लेन किया कि आप अंग्रेज़ी में बात करेंगे, और अगर तो आपकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है
और उसकी वजह से आपको लग रहा है कि जी मेरा इम्पैक्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो फिर आप मिक्स्ड इस्तेमाल करेंगे उसे। मतलब बुरी अंग्रेज़ी मैंने जुमला बोला था, बुरी अंग्रेज़ी से अच्छी उर्दू बोलना अच्छा है। कैन वी एग्री विद द अपोनेंट? वाई नॉट, वाई नॉट। फॉर एंड अगेंस्ट नहीं होता है ना। देखिए आपको जो चांसेस होंगे वो टॉपिक देके छोड़ देंगे, आप खुद ही ग्रुप में बढ़ जाएंगे, कुछ फॉर होंगे कुछ अगेंस्ट हो जाएंगे, वो देखना घूम फिर के ना ग्रुप ही बन जाते हैं वहाँ पे। तो उसमें ना आपको अगर तो किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एग्री कर रहे हो और उस पर देखिए, एग्री करने का मकसद बारी लेने हैं। यहाँ पे जो मैंने कहा ना, एग्री और डिसएग्री करने का मतलब कोई नतीजा निकालना नहीं था, वो था बारी लेने का तरीका। आप अपनी बारी कैसे लोगे दोबारा, उसका एक तरीका, एक टेक्निक थी। ठीक है, चले भाई, आप में से आई होप कि ये सेशन आपके लिए यूज़फुल था। अब कल का प्लान आपको पता है, कल आपको ये लोकेशन शेयर कर देते हैं आपके ग्रुप में, और डिस्कशन के लिए रेडी रहिएगा, आएँ। और फिर इंशाल्लाह आपको व्हाट अबाउट ड्रेसिंग, बेटा फॉर्मल ड्रेसिंग होगी इंटरव्यू वाली ही, यस फॉर्मल, आपको प्रॉपर तरीके से 2 पीस 3 पीस विथ टाई जाना है और प्रॉपर ड्रेसिंग में जाएं। ठीक है, इंटरव्यू सेटिंग की तरह ही होगा। अच्छा, अब कल के लिए टाइम, लोकेशन, सारी डिटेल आपके साथ शेयर होगी। कल का भी हमने रखना, कोशिश यही करनी है कि ताकि आप सुबह फ्रेश होके आ सकें। तो टाइम जो मैंने इनको रिकमेंड किया है वो तकरीबन मैंने कोई 2 बजे के करीब कहा है कि ये सेशन रखें ताकि आप आराम से आ सको लोकेशन पे। ठीक है जी, चले भाई, आई होप कि आपको ये मेरा जो छोटी सी एफ़र्ट है इसकी वजह से कुछ फ़ायदा हुआ होगा। और ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट आप सबके लिए, बहुत बहुत दुआएं। और इंशाल्लाह मेरी ये दुआएं भी हैं और ख्वाहिश भी है कि आप लोगों को SRB में जब आप इंशाल्लाह, क्योंकि अभी सेकंड लेवल पे हो और इंशाल्लाह आप में से ही वो थर्ड लेवल भी पास करके आएंगे, तो वहाँ पे जो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिस्कल मैनेजमेंट जो ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट है सिफिम, तो वहाँ पे मैं ही आपको ट्रेनिंग देने के लिए वेलकम करूँ, ये मेरी ख्वाहिश है। और ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत दुआएं आप सबके लिए और सबको मुबारक हो। यू हैव डन अ ग्रेट जॉब माशाल्लाह। इसको आपने क्वालिफाई किया है तो ये इन इट सेल्फ अचीवमेंट है, मगर अभी इस अचीवमेंट पे आपने ना बैठना सुकून से नहीं है, ये अभी अधूरी है, एफर्ट जारी रखो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।